हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, जैसे सामान्य टेस्ट यानी आरटी-पीसीआर वगैरह से पकड़ में ना आने वाले कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान किस टेस्ट से हुई है, या नए लोग जो पॉजिटिव मिल रहे हैं वो उनका किस टेस्ट से पता चल रहा है। गीता गोपीनाथन, उनको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है किस संगठन ने। इंपॉर्टेंट बात है। आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया है, तो किसे नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है उनके बारे में जानेंगे, और क्यों भंग किया गया है, ये बड़ा स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा। इसराइल ने इंडियन आर्मी को 4 जैमिंग एंटी जैमिंग लेस जो 4 ड्रोन हैं वो दिए हैं। तो क्या है इसकी खासियत, क्या है और कहाँ पर तैनात किया गया है। यूनेस्को ने गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 वो जारी हो गया है। तो दुनिया भर में कौन सा सबसे महंगा शहर है, सबसे सस्ता शहर कौन सा है, और ये भी जानेंगे कि इंडिया के शहरों की क्या पोजीशन है। भारत 2023 के किस शिखर सम्मेलन के ट्रोइका में शामिल हो गया, ट्रोइका में, तो इसके बारे में जानेंगे। कई और टॉपिक हैं जिसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दो तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, आरटी-पीसीआर टेस्ट में पकड़ में न आने वाले कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान भारत में किस टेस्ट से हुई है। आंसर होगा जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पहचान हो पा रही है। द हिंदू में न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग तो ये क्या है, इसके बारे में और जानते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हुए। क्वेश्चन होगा, भारत में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में पाया गया। मुझे लगता है सबको पता होगा, आंसर है कर्नाटक। ठीक है, इसका न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। हालांकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अब तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और भी कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये नया वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। देखिए, 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस सामने आया था, सार्वजनिक हुआ था, और उसके कुछ ही दिनों के अंतर में भारत सहित 36 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दुनिया में ये फैल चुका है और लगातार फैलता जा रहा है। और 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। द गार्जियन की ये न्यूज़ देख रहे हैं, WHO ने कहा है अभी तक। लेकिन इसकी जो फैलने की, इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और अभी तक डेथ नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है आगे इसका इफ़ेक्ट गहराए। हालांकि अभी तक डॉक्टर को या WHO को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, क्योंकि अभी रिसर्च चल रहा है, देखा जा रहा है, नया नया वेरिएंट है, इस वजह से। तो अब समझ लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जीनोम सीक्वेंसिंग, कि हम आरटी-पीसीआर से टेस्ट से पकड़ नहीं पा रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग से पकड़ ले रहे हैं। ये क्या है? तो देखिए, ये किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक बायोडाटा होता है। ओके, जेनेटिक बायोडाटा। जीवों में जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इससे नई बीमारियों और वायरस के बारे में पता चल सकता है, पता लगता है। अब सवाल है, एक कन्फ्यूजन अक्सर रहता है कि जीन और जीनोम में क्या फ़र्क होता है। इम्पॉर्टेंट है समझना। देखिए, जीन जो है वो किसी भी जीव की जेनेटिक्स की बेसिक फिजिकल या फंक्शनल यूनिट है, जबकि जीनोम क्या है, वो किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी होती है। ये जीनोम है। जीन डीएनए से बने होते हैं, जो कि शरीर में प्रोटीन बनाने वाले जो चीज़ है, यानी प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये जीन डीएनए से बने होते हैं। और जो जीनोम है वो डीएनए में मौजूद सभी जीनों का सीक्वेंसिंग ही जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीन में जेनेटिक डिटेल होती है और अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती रहती है, जबकि जीनोम, ये मानव जीनोम में जो है लगभग 20 से 25 हज़ार तक जीन होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कई जीन मिलकर जीनोम बनते हैं और इसी की सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग में खर्च और वक्त के बारे में बात करूं तो 4 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं।
और समय 24 आवर से लेकर 96 आवर तक लगता है। कैसे पता चलता है जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे किया जाता है और नए वेरिएंट का कैसे पता चलता है? तो कुछ इस तरह से टेस्ट होता है, ये सैंपल लिया जाता है, उसके बाद इस तरीके से टेस्ट वगैरह होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में जीनोम के जीन में कुछ बदलाव देखे जाते हैं और इसी जीन म्यूटेशन से नए वेरिएंट के बारे में पता चलता है। ठीक है, और ओमिक्रॉन का पता कैसे चला? वायरस में स्पाइक प्रोटीन न मिलने की वजह से खास तरह का। ठीक है, और इस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आते हैं और जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में कितने लैब हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के? टोटल 28 लैब है मात्र, और बहुत कम टेस्ट हो पाता है इंडिया में। ओके, जीनोम सीक्वेंसिंग से ही संभव है नए वेरिएंट को समझना, लेकिन इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में। मैंने बताया आपको कि बहुत कम लैब हैं, 28 सरकारी लैब हैं, वहीं पर टेस्ट हो पा रहा है। और आपको बताऊं कितना पीछे है इंडिया जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में, कि टोटल जो कोरोना केस आए थे नवंबर तक में, उसमें 0.2% ही जीनोम सीक्वेंसिंग कराए गए थे। तो इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो आगे। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एक बार इतिहास भी देख लेते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग का इतिहास। देखिए 1976 में एलन मैक्सम और वाल्टर गिलबर्ट, तो उन्होंने मैनुअली जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की थी। फिर 1995 में सबसे पहले हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। ठीक है, और 2003 में पहला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। और उसके बाद अब हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने में या जो परेशानियां आ रही हैं उसको डिटेक्ट करने में जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो ये मुझे लगा था कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाए, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या तमाम एग्जामिनेशन हो, रेलवे में ही पूछा जा सकता है, एसएससी में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि सामान्य जो टेस्ट है उसमें ये नया वेरिएंट पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जो करंट अफेयर्स पीडीएफ है वो अवेलेबल हो गया है। जनवरी से नवंबर तक का टोटल है और अपडेट भी मिल जाएगा आपको नया भी, तो देख सकते हो तमाम जो भी एग्जामिनेशन है सब में काम आ रहा है सबको, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन, तो उनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? आंसर होगा आईएमएफ ने नियुक्त किया है और जनवरी 2022 में वो इस पद पर ज्वाइन करेंगे। अनाउंसमेंट से पहले, यानी जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद है, इस पर जेफरी ओकामोटा तैनात हैं, हालांकि वो अगले साल इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह गीता गोपीनाथन बन जाएंगे। गीता गोपीनाथन जो है वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, यानी मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर है। 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था और कार्यकाल जनवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। हालांकि इन्होंने घोषणा की थी कि वो वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चली जाएंगी, वहाँ पर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, लेकिन अब आईएमएफ ने घोषणा कर दी है कि जो आईएमएफ का नंबर 2 पद है वो इनको मिल रहा है। ओके, और आपको बता दूं कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब नहीं हुआ कि पहली बार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को नियुक्त किया जा रहा है। जो आईएमएफ की हायरार्की है, यानी जो पद है, उसमें सबसे टॉप होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो इस वक्त हैं कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ओके, उसके बाद जो सेकंड पद है वो है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का, और उसके नीचे 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो इनमें जो चीफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ वो उसको फर्स्ट कहते हैं। ओके, और इसके बाद होता है चीफ इकोनॉमिस्ट का पद, जो कि गीता गोपीनाथन है। तो गीता गोपीनाथन अब जनवरी 2021 में इस पद पर आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। आईएमएफ मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग करके किसे एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक नियुक्त किया है? आंसर होगा नागेश्वर वाई रेड्डी। न्यूज़ आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है।
एक बोर्ड को भंग कर दिया गया है और आरबीआई ने एक तरह से अपने अंडर में ले लिया है इसको। नागेश्वर राव वाई, ये कौन है? फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और इसी के साथ साथ आरबीआई ने 3 सलाहकार समिति का भी गठन कर दिया है रिलायंस कैपिटल को चलाने के लिए। तो कौन कौन है? संजीव नौटियाल एसबीआई के पूर्व अधिकारी हैं, श्रीनिवासन वरदराजन वो एक्सिस बैंक के पूर्व अधिकारी हैं, और प्रवीण वी करले वो टाटा कैपिटल के पूर्व अधिकारी हैं। ठीक है। रिलायंस कैपिटल एक एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और अनिल अंबानी इसके प्रमोटर थे, चीफ थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया है आरबीआई ने। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि ये जो बोर्ड था, यानी ये कंपनी, वो अपना काम करने में असमर्थ थी। जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनको पैसा वापस नहीं दे पा रहा था रिलायंस कैपिटल, अनिल अंबानी की कंपनी, और बहुत सारा कर्ज है इस कंपनी पर, कर्ज वो चुकता नहीं कर पा रहा है। जो पिछला रिकॉर्ड था उसके मुताबिक 21,781 करोड़ रुपए इस पर कर्ज बना हुआ है। तो अब ये दिवालिया कानून के तहत इस कंपनी का फाइनल सेटलमेंट होगा। तो फिलहाल तब तक के लिए नागेश्वर राव वाई उनको ये बना दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। रिलायंस कैपिटल धीरू भाई अंबानी समूह के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। बाद में फिर जब बंटवारा हुआ अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में संपत्ति का, तो फिर अनिल अंबानी के पास ये आ गया था रिलायंस कैपिटल। मुख्यालय कहाँ है? नवी मुंबई, बम्बई में। संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल ने इंडियन आर्मी को एंटी जैमिंग तकनीक से लैस कौन से 4 ड्रोन दिए हैं? ड्रोन्स के नाम बताएं, क्या है नाम? आंसर होगा हेरोन ड्रोन। ओके, इन ड्रोन को लद्दाख में तैनात किया गया है, चीन से लगी हुई जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर, ताकि चीन की जो गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रखी जा सके। ये पूरा बड़ा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये है ड्रोन, और बहुत ही खासियत है इस ड्रोन की। इसको बनाया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा, और आपको बताऊं कि बहुत ही शांति से उड़ सकता है। मतलब आवाज़ तो होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि भनक नहीं लगती है। लगातार 52 आवर्स तक, यानी 52 घंटे तक ये उड़ सकता है। ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, और किसी भी मौसम में ये उड़ सकता है। और इसमें कई तरह के थर्मोग्राफिक कैमरे लगे हैं, यानी इंफ्रारेड कैमरे लगे हैं, सेंसर लगे हैं, जो कि ज़मीन पर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है दुश्मन देश के द्वारा तो तुरंत ही पता लगा लेता है। और इसको कंट्रोल किया जाता है एक खास चैम्बर में बैठकर रिमोट कंट्रोल के द्वारा। वजन है 250 किलोग्राम। और आपको एक और बात बताऊं कि जल्द ही अमेरिका से भी कुछ ड्रोन्स आ रहे हैं, 30 ड्रोन्स आ रहे हैं। उसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन्स। ओके, ताकि भारत की सैन्य शक्ति और मजबूत हो। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को ने नवंबर 2021 में इनमें से किसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर का नाओमी कावासे। ये यूनेस्को की वेबसाइट पर ये न्यूज़ थी, जिसकी क्लिपिंग मैं दिखा रहा हूँ। ये कौन है? तो ये जापानी फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत मशहूर हैं। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑन्ड्रे ओजेलो। तो उन्होंने ही कहा है कि इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। क्यों? कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU, उसके द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा पाया गया? आंसर होगा तेल अवीव। ये कहाँ पर है? तो इजराइल का एक शहर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, ये रिपोर्ट है पूरी, और इसके अनुसार मैं आपको बताऊं टॉप 10 कौन कौन से देश हैं। तो इसमें नंबर 1 है तेल अवीव, जो कि इजराइल का एक शहर है। सेकंड पे है पेरिस, फ्रांस का शहर।
और थर्ड पे है सिंगापुर, मतलब सेकंड पे ही रखा गया है दोनों को, पेरिस और सिंगापुर को, थर्ड कोई नहीं है। फोर्थ पे है ज्यूरिक, फिफ्थ पे है हांगकांग, सिक्स पे न्यूयॉर्क है, सेवन्थ पे जिनेवा है, एट्थ पे कोपेनहेगन है, नाइन्थ पे लॉस एंजलिस है और टेंथ पे ओसाका। ओके, तो ढेर सारे दुनिया भर के शहरों की रैंकिंग ली गई है इसमें। सबसे सस्ता अगर हम बात करें तो दशमिक जो है वो सबसे नीचे रखा गया है उस शहर को। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया तो टॉप 20 में नहीं है, लेकिन हमने देखा इंडिया 167 में अहमदाबाद का भी एक स्थान आता है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसका मुख्यालय लंदन में है, एक संगठन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विनोद दुआ, उनका निधन हो गया 4 दिसंबर 2021 को, तो इनमें से क्या थे वो? आंसर का पत्रकार थे, बहुत ही मशहूर वेटरन जर्नलिस्ट थे। 67 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया 4 दिसंबर को। विनोद दुआ जो है वो कोविड-19 के बाद जो बहुत सारी दिक्कतें थी उसकी वजह से काफ़ी बीमार थे, आईसीयू में एडमिट थे। उनकी बेटी हैं मल्लिका दुआ, एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियन हैं, तो उन्होंने ही इस निधन की सूचना सार्वजनिक की। और इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था इसी साल कोविड-19 की वजह से। विनोद दुआ ये काफ़ी मशहूर रहे अपनी विशिष्ट शैली की वजह से, और दूरदर्शन फिर एनडीटीवी इन सब में काफ़ी काम किया, बहुत नाम किया अपना, पत्रकारिता के लिए काफ़ी योगदान दिया। बाद में यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना शो, ये काफ़ी चर्चित शो चलाते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? आंसर होगा इंडिया। ओके, इंडिया के साथ साथ कौन कौन शामिल हुआ है? तो इंडोनेशिया और इटली, इन दो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को शामिल हुआ इंडिया, और 30 नवंबर 2024 तक इस ट्रोइका में रहेगा। ट्रोइका होता क्या है? ट्रोइका का मतलब होता है एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का या 3 संगठनों का या 3 देशों का समूह। ट्रोइका का मतलब हुआ कि जैसे हर साल G20 का जो अध्यक्ष देश एक कोई ना कोई बनता है, तो उससे पहले कोई और अध्यक्ष रहता है, उसके बाद कोई और अध्यक्ष होने वाला होता है। तो तीनों के एक गठबंधन को, या कहें इसको, चूँकि G20 के सम्मेलन को और उस संगठन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए तीनों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसी को हम ट्रोइका कहते हैं। तो इंडोनेशिया जो है वो अभी 1 दिसंबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता उसने ग्रहण की है। तो 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 तक ये G20 का अध्यक्ष रहेगा इंडोनेशिया। उसके बाद फिर इंडिया को अध्यक्षता मिल जाएगी 1 दिसंबर 2022 से इंडिया 30 नवंबर 2023 तक इंडिया अध्यक्ष रहेगा। तो 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन भी आयोजित होना है, दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित होना है, और भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है 2023 में। ठीक है, तो इसलिए ट्राइको में इंडिया शामिल हुआ है। तो G20 के मेंबर कंट्री कौन कौन हैं ये भी देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। और G20 जो है उसकी बात करें तो ग्लोबल GDP का ये G20 समूह 80% हिस्सा रखता है। ठीक है, तो 2022 में अभी इंडोनेशिया में होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन, और इसकी थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन, किस देश के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बेस्ट फुटबॉलर का बलोन डॉर यानी गोल्डन बॉल अवार्ड 2021 जीत लिया? आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने 7वीं बार ये जीता है।
ये अवार्ड इससे पहले 2009, 10, 11, 12, 15, 19 में ये अवार्ड ले चुके हैं और 2021 में भी जीत लिया उन्होंने। ओके, 34 ईयर के हैं। और आपको बताऊँ कि बैलोन डोर ये अवार्ड क्या है, ये फ्रांस की एक मैगज़ीन है बैलोन डोर, तो उसी के द्वारा दिया जाता है और दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर होगा 1 दिसंबर। ओके, 1 दिसंबर को मनाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर जो वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ तैनात है। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1965 में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 दिसंबर। ठीक है, ये दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करने और HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड एड्स डे की, वर्ल्ड एड्स डे की, तो वो है एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, यानी असमानता को ख़त्म करो और एड्स को ख़त्म करो। कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल के आंकड़े WHO के ही। 2020 में HIV से टोटल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या थी लगभग 3,77,00,000 दुनिया भर में। HIV की या उससे रिलेटेड जो वजहें होती हैं उससे मौतें हुई थी पूरी दुनिया में 2020 में 6,80,000 लोगों की। और नए इन्फेक्शन के मामले कितने आए थे 2020 में? तो 15 लाख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 2 दिसंबर। ओके, और ये दिवस इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी NIIT के द्वारा स्थापित किया गया था 2001 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। आंसर होगा 2 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की हुई है और ये दिवस अब चूँकि गुलामी के वो तरीके तो नहीं रहे लेकिन नए तरीके आ गए हैं गुलामी के, जैसे स्लेवरी के, जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह, सशस्त्र संघर्ष, उसमें बच्चों को जबरन भर्ती करना। तो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार इस तरह की चीज़ें गुलामी के नए जो तरीके हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही घोषित है ये। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 दिसंबर। ओके, ये नेशनल लेवल पर मनाया जाता है। क्यों? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस दिवस की याद में ये, मतलब उस दिन की याद में ये दिवस मनाया जाता है और उद्देश्य यही है कि लोगों को शिक्षित करना, प्रदूषण नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और पोल्यूशन कंट्रोल के जो अधिनियम है, कानून हैं, लॉज हैं, उसको पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और 2021 का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो गया है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।